वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया था। ठीक, हमें क्या पढ़ना था? प्रकीर्णन, स्केटरिंग। आज पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है इसी पर होने वाला है। स्केटरिंग या प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा आप। लाइट तो वैसे दिखाई नहीं देता है, लाइट को कोई देख नहीं सकता है। जब हम लाइट चैप्टर शुरू किए थे तो हमने बताया था कि लाइट को कोई भी नहीं देख सकता है। फिर भी आप कहिए कि नहीं, लाइट तो हम देखे हैं। जब टार्च उर्च ऊपर जलाते हैं रात के समय, देखिएगा लाइट दिखता है। या गाड़ी का हेडलाइट जब चलता है, डस्ट धूल उल उड़ता है तो उस समय दिखता है, लाइट दिखता है। लेकिन वो लाइट नहीं दिखता है, बल्कि वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे जो धूल कण होते हैं, लाइट में वो दिखते हैं। लाइट हम नहीं देख सकते हैं। तो ये होता कैसे है? तो इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। और ये क्यों होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण बहुत सारी वायुमंडल में घटनाएं होती है, जिसको आज हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा समझेंगे। लेकिन इससे पहले समझना होगा कि आखिर ये होता क्या है प्रकीर्णन। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और हमने उसको आगे जाकर के पढ़ा तो पता चला कि प्रकाश वेब के रूप में चलती है। वेब के रूप में। तो वेब कैसा चलता है? वेब कभी सीधा नहीं चलेगा, इस तरह से चलेगा वेब, इस तरह से, है ना। तो प्रकाश वेब के रूप में भी चलती है। अलग अलग रंग के प्रकाश का वेब का लेंथ जो है वो भी अलग अलग होता है। हमने कल इसको देखा था कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है, इसका वेब क्या होता है? वेब जो है इसका लेंथ, वेब का लेंथ क्या होता है? बड़ा होगा ना। फिर नारंगी जो होगा, लाल के मुकाबले थोड़ा सा इसका वेव लेंथ क्या होगा? छोटा होगा। उसके बाद पीला, पीला का वेव लेंथ क्या होगा? नारंगी से भी थोड़ा सा छोटा होगा। उसके बाद हरा, हरा का वेवलेंथ क्या होगा? नारंगी से भी थोड़ा सा छोटा होगा। उसके बाद नीला, नीला का वेवलेंथ क्या होगा? हरा से भी थोड़ा सा छोटा होगा। उसके बाद जामुनी, जामुनी का वेवलेंथ जो होगा नीला से भी क्या होगा? हल्का छोटा होगा। अब अंत में आता है बैगनी, बैगनी का वेवलेंथ जो है वो सबसे छोटा होता है। समझिए, तो ये सारा का सारा खेल है वेवलेंथ का। प्रकीर्णन में जो घटनाएं घटती है और विभिन्न तरह के हम लोग उसका इफेक्ट देखते हैं, जैसे आसमान का नीला दिखना, ठीक, या किसी अंधेरे वाले कमरे में छोटी सी छेद से रोशनी आ रही हो, उसमें प्रकाश का दिखना, हालांकि वो प्रकाश नहीं दिखता है, प्रकाश का रास्ता दिख जाता है। तो ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकीर्णन होता क्या है इसको हम समझते हैं। ठीक, देखो, लाइट जब किसी भी वस्तु पर पड़ता है, प्रकीर्णन क्या होता है बाबू? देखिए, बहुत जब बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसकी साइज वेवलेंथ से ज्यादा हो। प्रकाश में अलग अलग कलर होता है, 7 कलर हम जानते हैं, और इसका वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो वेवलेंथ अलग अलग कलर का क्या होता है? अलग अलग होता है ना। ये हमें बड़ा दिखाया गया है, इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है, एकदम माइक्रो लेवल पर होता है, बहुत छोटा। तो जब वेवलेंथ से बड़ा कोई कण रहेगा तो वहां क्या होगा कि जैसे ही प्रकाश टकराएगा तो वो सीधे उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को हम लोग परावर्तन के नाम से जानते थे। लेकिन यहां पर परावर्तन नहीं, हम लोग प्रकीर्णन के बारे में समझने वाले हैं। देखो, जब बहुत पार्टिकल छोटा है ना, बहुत छोटा पार्टिकल, यहां पे देखते हैं, बहुत छोटा पार्टिकल है और वेवलेंथ पार्टिकल से बड़ा है, तो वेवलेंथ सीधे निकल जाएगा, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने पढ़ा भी था कि बहुत जब छोटा कण होता है ना, तब प्रकाश ऐसे जाके ऐसे मुड़ के ऐसे सीधा हो जाता है। इस बात को हम बताए थे कि नहीं बताए थे कि अगर पार्टिकल बहुत छोटा होता है ना, तो हम लोग जानते हैं, अभी तक जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन पार्टिकल अगर वेव लेंथ से भी छोटा हो तो क्या होगा
कि प्रकाश ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ करके फिर सीधा हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर वेवलेंथ से बड़ा हो पार्टिकल, वेवलेंथ से बड़ा हो तो इसका प्रभाव पड़ेगा, इसे प्रकाशीय घटना होगा विभिन्न प्रकार की। तो बहुत जब बड़ा पार्टिकल होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है तो प्रकाश जाएगा और सीधे टकरा करके वापस लौट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वेवलेंथ से थोड़ा बहुत बड़ा है तो फिर होता क्या है कि जैसे ही प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी, ऐसे प्रकाश की किरणें इस पार्टिकल पर पड़ी, ठीक, तो अब ये होगा क्या कि अपवर्तन के बाद क्या होगा ना कि इससे प्रकाश विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा, ऐसे ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। और ये थोड़ा बहुत आंशिक मात्रा में फैलता है, बाकी एक बहुत बड़ा जो प्रकाश का जो सोर्स है वो सीधे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे सीधे निकल जाएगा और बाकी ऐसे फैलता है। तो इस फैलने के कारण ही हम देख पाते हैं, प्रकाश का जो रास्ता है उसको हम देख पाते हैं। जैसे कोई धुआं हो रहा कमरा है, उसमें लाइट जलाते हैं तो साफ दिखता है ना। अच्छा, धुआं भी करना था, याद आया, उसके लिए तो चलिए हला मत कीजिए, समझिए। तो प्रकीर्णन क्या होता है, समझिए बात को। जब प्रकाश की किरणें किसी पार्टिकल पर पड़ती है, मतलब किसी कण पर पड़ती है, तो वो सीधे सीधे जो है परावर्तित नहीं होगी या सीधे सीधे अपवर्तित नहीं होगी। होगा क्या कि उस पार्टिकल से टकराने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, इस तरह से, इस तरह से। इधर से प्रकाश की किरणें अगर गुजर गई, यहां पार्टिकल से टकराई, तो ये फिर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है और एक बड़ा सा जो सोर्स है वो सीधे निकल जाएगा। एक बड़ा सा सोर्स क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। फिर ये अगले पार्टिकल से टकराएगा, फिर अगले पार्टिकल के साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएगा ऐसे। और एक बड़ा सा सोर्स जो है, मोटा वाला सोर्स प्रकाश का, ये सीधे निकल जाएगा और ऐसे ही अगला कण से टकराएगा। और इसी तरह से जो है इस पार्टिकल से टकरा करके लौटने वाला जो लाइट है वो हमारे आंखों तक पड़ता है, तो ये पार्टिकल दिखाई देता है हमें, लेकिन हमें लगता है कि हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब धूल डस्ट बहुत उड़ता रहता है वायुमंडल में, उस समय देखिएगा, लाइट जलाइएगा तो लाइट का रास्ता एकदम सीधे दिखेगा। अभी दिखाने वाले हम धुआं करके और लेजर लाइट जलाएंगे तो वो दिखेगा, उसका रास्ता सीधे दिखेगा कि लाइट किस तरह से चल रहा है वो दिखेगा। तो धुआं में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण, जिनको हम लोग बोलते हैं कोलाइडी, कोलाइडी कण, ठीक, या कोलाइडियल कण कह सकते हैं उसको हम। तो कोलाइडियल कण क्या होता है, जो प्रकाश को बिखेर देता है, उस पर पड़ने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं वो बिखर जाएगी, तो वैसे कणों को हम कहते हैं कोलाइडियल कण या फिर कोलाइडी कण। और ये कोलाइडी कण जो होता है, इसको एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। नैनो कितना होता है, 10 पर पावर -9 ना मीटर, इतना मीटर में 1 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब यह है कि 1 के बटा में 1 पर 9 को जीरो लगेगा, तब इतना मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। समझ गए, 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है। तो इतने छोटे कण, समझ लीजिए, 1 नैनोमीटर के मतलब क्या होता है कि 1 बटा में 10 पर पावर 9, मतलब 9 को जीरो होगा 1 पर,
तो एक का इतनावा छोटा भाग होता है 1 नैनोमीटर। इसी को हम ऐसे लिखते हैं 10⁻⁻⁹। जब इसको ऊपर ले जाते हैं ना तो माइनस में हो जाता है पावर। ये सब पढ़ना था 7 क्लास में, अब नहीं पढ़ के आए हो तो हम उसमें क्या करें। किसी भी संख्या को वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए, बहुत बड़े संख्या को वैज्ञानिक रूप में कैसे लिखते हैं, इसी तरह से तो लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं उसको। तो वो इसी रूप में लिखा हुआ है। नैनोमीटर का मतलब होता है कि 1 के बटा में 1 पर 9 गो जीरो, मतलब 1 का उतनवा भाग करोगे तो 1 नैनोमीटर होता है। तो जो पार्टिकल होते हैं कोलाइडी पार्टिकल 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक के पार्टिकल पर सही रूप से दिखता है। हालांकि होता ही से छोटा पर भी होगा, बड़ा पर भी होगा, लेकिन वो उतना अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाता है। जब पार्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, तो ग्रेविटी के कारण क्या, वो बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है, तो ज्यादा देर तक वो प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। कभी कभी देखना कि रोशनी आ रहा है छोटे छेद से, कभी कभी मक्खी उखी उस रोशनी से गुजरेगी या मच्छर गुजरेगा तो लगेगा कि जल रहा है, जैसे अचानक से लगेगा कि तेज हो गया प्रकाश, तो वो बहुत बड़ा कण आ गया। लेकिन ग्रेविटी के कारण क्या है, बड़ा कण रुक नहीं पाता है ज्यादा देर तक हवा में, तो वो नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो ज्यादा देर तक जब हम लोग जो है टिंडल प्रभाव को नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए टिंडल प्रभाव देखने का सबसे बेस्ट जो साइज होता है पार्टिकल का, वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक, ठीक ना। अगर इससे बहुत छोटा पार्टिकल है तो फिर उससे भी दिक्कत होगा, क्योंकि प्रकाश सीधे निकल जाएगा, मुड़ करके उससे सीधा होकर निकल जाएगा, बिखेरेगा नहीं किरणों को। और 1000 से अधिक नैनोमीटर का है तो ग्रेविटी के कारण क्या, वो नीचे आएगा, बैठ जाता है तुरंत। जैसे जब बारिश होती है रात के समय, और रात के समय बारिश के समय देखना कोई गाड़ी जाएगा ना तो उस समय दिखता है, लाइट दिखता है ना, हाँ, लेकिन वो उतना बढ़िया से नहीं दिखेगा जितना धूल डस्ट में दिखता है। लाइट जितना बढ़िया से बारिश में उतना अच्छा से नहीं दिखेगा, क्योंकि बारिश के कण बहुत बड़े हैं ना, तो जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं, और जल्दी जल्दी नीचे आने के कारण प्रकाश उतना बढ़िया से दिख नहीं पाता है। लेकिन डस्ट पार्टिकल बहुत देर तक हवा में उड़ते रहते हैं इधर उधर, तो उसमें प्रकाश के रास्ता को हम बहुत आसानी से देख पाते हैं, या धुआं जो हो गया उसमें भी हम देख पाते हैं। तो इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव करते हैं, मतलब वह घटना जिसके कारण प्रकाश का रास्ता दिखने लगे उसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि कोई छोटा सा छेद से अंधेरे कमरे में रोशनी आ रहा हो और उस कमरे में धूल उड़ रहा हो या धुआं वहां से भरा हुआ हो, तो देखिएगा कि प्रकाश का रास्ता दिखता है साफ साफ। पहले खपड़ा के घर होता था ना, और चूल्हा भी होता था मिट्टी का, जलावन जलता था जब लकड़ी उकड़ी तो खूब धुआं होता था, और खपड़ा के जो छेद होता है उससे जब सूर्य का प्रकाश आता था तो वहां पर साफ साफ दिखता था कि एकदम धुआं निकल रहा है, वो रास्ता साफ साफ दिखता था। अभी भी दिखेगा, बस घर बदला हुआ है, प्रभाव थोड़ी ना बदलता है। फिजिक्स का नियम नहीं बदलता है, जो नियम है वही नियम रहता है। तो घर बदलने से फिजिक्स का नियम नहीं बदलेगा, अभी भी वो घटना होती रहती है, कहीं जहां भी मौका मिलेगा घटना होने का हो जाएगा। ठीक, तो बात को समझ लिए क्या होता है प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। प्रकीर्णन समझिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है, बहुत छोटे कण पर, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, चारों तरफ सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम का मतलब क्या, उसका वेवलेंथ कम है। तरंगदैर्घ्य कम होने का मतलब कि वेवलेंथ क्या है, कम है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो इस हिसाब से बताइए किस कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, बैगनी का होगा ना, और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। नहीं समझ में आ रहा है, प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ, बिखरना। तो लाल नहीं बताए थे कि लाल रंग छितराता कम है, इसीलिए बहुत दूर दूर से दिखाई देता है। अब समझो, सुबह के समय सूरज लाल क्यों दिखता है, डूबते समय लाल क्यों दिखता है, तो इसका कारण यही है, प्रकीर्णन ही इसका कारण है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बड़ा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बड़ा, वेवलेंथ बड़ा होता है।
तो ये कणों से कम विचलित होगा, इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम। रास्ता में ये कम टकराएगा, रास्ता में कम टकराएगा तो ये सीधे आएगा, और वेवलेंथ चूंकि बड़ा है तो ये सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा हमारे आंखों तक। तो सूरज जब निकलता है, सूरज जब निकलता है ना, तो वायुमंडलीय दूरी उस समय ज्यादा होती है। चलो देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम लोग साइड में है ना, साइड में कब दिखाई देगा, कोई भी चीज कब विजिबल होता है, कब दिखाई देता है, जब उस पर टकरा करके प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो समझिए, बीच में अगर पार्टिकल आ गया ना, तो जब बीच में पार्टिकल आ गया तो ये क्या होगा, चारों तरफ बिखेरेगा, चारों तरफ बिखेरेगा इस तरीके से। तो कुछ बिखरती हुई लाइट जो है हमारे आंखों तक पहुंचती है। जैसे हमने यहां पर लेजर लाइट जलाया, यहां पर ऐसे जलाया लेजर लाइट, तो यहां पर देखिए इसके रास्ते में जो पार्टिकल आ रहे हैं ना, इस पार्टिकल से चारों तरफ प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, तो कुछ प्रकाश का जो मात्रा है हमारे आंखों तक भी पहुंच रहा है। लेकिन जब ये सीधे जा रहा है, सीधे, जब रास्ते में इसके कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो बीच का हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो इधर धुआं फैल गया है, धुआं फैल गया, इसीलिए ना फैला है। अब देखो कितना क्लियर दिख रहा है पूरा, अब धुआं इसमें फैल चुका है ना, हर जगह दिखेगा। लेकिन अगर इसी को साफ सुथरा जगह पर जाकर करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो लाइट नहीं दिखेगा। तो लाइट क्यों अभी दिख रहा है, क्योंकि इसका कुछ लाइट का जो मात्रा है हमारे आंखों तक जा रहा है, और कैसे जाएगा, जब टकराएगा तभी तो लौट के वापस जाएगा। तो यानी कि बीच में जो पार्टिकल है उससे लाइट क्या हो रहा है, टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जा रहा है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, नहीं, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। जो लाइट फैल रहा है ना चारों तरफ, लाइट बिखर जा रहा है चारों तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। और जो लाइट का रास्ता ये दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। लाइट का जो रास्ता दिख रहा है, कोलाइडी विलयन में कह लो या कोलाइडी मिश्रण में कह लो, ये जो लाइट का रास्ता दिख रहा है ना, इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं क्या, टिंडल प्रभाव। समझे? तो प्रकाश को जो फैलाने की घटना है कणों के द्वारा, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। और इस घटना के कारण जो प्रकाश का रास्ता दिखने लगता है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक ना? चलिए अब अगरबत्ती बुझा दिया जाए, नहीं तो धुआं धुआं हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और डीपली हम लोग समझेंगे। धुआं भर गया ना इतने में। अब इसी को ना हम करके देखते हैं लिक्विड में। अब कूलर चला सकते हैं बाबू, चला दी। फैन भी, फैन भी। अच्छा चला दो, एक बार कर देंगे उसको, अकेले में कर देंगे। अभी दिखाना जरूरी है, इसको हम अकेले में कर देंगे कभी। छोड़ दें। चलो बाबू, इसी को ना हम लोग देखते हैं, कोलाइडी कण के बारे में हम लोग समझे। ठीक, कोलाइडी कण क्या होता है, वैसे कण जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद चारों तरफ बिखर जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कणों से मिलकर के जो मिश्रण बनते हैं, तो उसको कोलाइडी मिश्रण कहा जाता है। ये विलयन के रूप में भी हो सकता है, मतलब लिक्विड के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में भी हो सकता है, इसी रूप में हो सकता है। तो कोलाइडी विलयन का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, देखेंगे कि कौन कौन सा विलयन जो है कोलाइडी विलयन होता है। हम इसके लिए तीन तीन मिश्रण लेंगे। एक सादा पानी ले लेंगे हम। प्यास वस नहीं ना लगा है, गला नहीं ना सूख रहा है? गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक सादा पानी रहने देंगे। ये चूना है। अब आज पढ़ाएंगे हम चूना लगा के।
थोड़ा सा चूना डाला, चूने का पानी हो गया हमारे पास। और एक गिलास में हम चीनी डाल रहे हैं, अभी लास्ट में प्रिंस पी के जाएगा। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, ओआरएस घोल बन जाएगा। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ देखो, बड़ा मोटा वाला चीनी था जी, घुलिए नहीं रहा है जल्दी। घोल के लाना चाहिए था, पहला ही से रख देना चाहिए था। अच्छा देखो, इतना में हमारा काम हो जाएगा, काम भर घुल गया है। का गिलासवा देख के कुछ सोच रहा है का जी सब? ये गलत बात नहीं, चाय पीने वाला गिलास है। चलो बाबू देखो, कोलाइडी विलेनो का टेस्ट करते हैं, कौन सा कोलाइडी सॉल्यूशन है। अब बताओ, जहां पर लाइट का स्कैटरिंग होगा, मतलब प्रकीर्णन होगा, वहां पर कोलाइडी कण है। ठीक, अगर इस विलयन में हम देखो बारी बारी से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले पानी का देखो, इसमें दिख रहा है लाइट, पर उतना बढ़िया से नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि पानी में जो होता है, पानी के कण बहुत छोटे होते हैं, मतलब वेवलेंथ से छोटे, इसलिए इसमें उतना बढ़िया से नहीं दिख रहा है, इसमें उतना अच्छा से स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। तो ये साधारण पानी था, साफ पानी था, इसमें स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम चीनी के घोल में देखें, चीनी के घोल में इससे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, पर इसमें भी उतना बढ़िया नहीं हो रहा है। थोड़ा सा हम चूने के पानी में इसको ट्राई करते हैं। चुनवा बैठिए का जी, अब चूने के पानी में देखते हैं क्या होता है। चूना लगा के ये देखिए क्या हुआ, यहां हुआ क्या, फैल गया पूरा। तो इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इसमें क्या हुआ, कणों के द्वारा प्रकाश को फैला दिया गया। देखो चूना भारी है जी, बैठ जा रहा है। इसको फेंकिए तो दूध का मिश्रण बनाते हैं। देखिए इसको, चाय बस नहीं नहीं, ऐसा करना है कि थोड़ा थोड़ा चीनी पी लो, थोड़ा थोड़ा दूध पी लो, और घर जाके चूल्हा पर बैठ जाना। ऐसा कर सकते हो, यहाँ तो चूल्हा की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूध पी लो, एक एक चम्मच चीनी ले लो और जाके चूल्हा पर बैठ जाना घरे, चाय बन जाएगा। अरे नहीं फाड़ना है ना, कम फाड़ना है। दांत लगवाइए दिया ना रे सर। ये देखो, पानी और दूध का मिश्रण है ना, इसको लटका कर रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, क्या हो रहा है, बिखर रहा है ना, आगे निकल भी नहीं पा रहा है। तो इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक, और ये क्यों हो रहा है, प्रकीर्णन के कारण। किस फिनोमिना के कारण, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जो है यानी प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन के कारण यहां पर क्या हो रहा है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश को फैला दिया जा रहा है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। अब समझिए, इससे दैनिक जीवन में होने वाले घटनाओं का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखता है ना, नीला दिखता है, तो नीला क्यों दिखता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। ठीक, ये घटना हो गया। तो ये सब घटनाएं जो है वो टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। अब इसको बढ़िया से समझिएगा किस तरह से। कहता है कि सूर्य उदय समय, सूर्य निकलते समय लाल क्यों होता है, डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो उगते और डूबते समय वायुमंडलीय दूरी बढ़ जाती है। कैसे, देखिए, जब सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है, उस समय सूर्य क्षितिज पर होता है, मतलब कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में होता है।
ऐसे, और हमारा पृथ्वी का वायुमंडल कुछ इस तरीके से है, ऐसे। तो इस समय लाइट को ना बहुत लंबे रास्ता से होकर के गुजरना पड़ेगा वायुमंडल में। तो समझिए, रास्ता जितना ही लंबा है तो कोलाइडी कण इसमें उतना ही ज्यादा होंगे। कोलाइडी कण क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इतना डिस्टेंस तय करते करते, इतना दूरी तय करते करते क्या होता है कि इसके कम वेवलेंथ वाले जो लाइट हैं, मतलब जो अलग अलग कलर के लाइट हैं, उनका वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। तो कम वेवलेंथ वाले जो लाइट हैं उसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, प्रकीर्णन उसका ज्यादा हो जाता है। जिसे सबसे कम होता है बैगनी का, फिर जामुनी ना, और फिर नीला, उसके बाद आएगा हरा, पीला और नारंगी, और उसके बाद लाल। तो इसमें होगा क्या बाबू कि लाल और नारंगी इसको छोड़ करके बाकी सब वेवलेंथ वाला जो है इसका प्रकीर्णन इधर ही हो जाएगा ज्यादा। समझो, हम लोग यहां पर है ना, यहां पर हमारी आंखें यहां से देख रही है, और वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश होते हुए बहुत दूरी को तय करते हुए आ रही है। तो ज्यादा दूरी को तय करते हुए आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य जिसका होता है, वेवलेंथ जिसका छोटा होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। तो इधरे छितरा जाएगा, ठीक। उसके बाद बच गया जामुनी, तो ये कुछ दूर तक आएगा, इहो छितरा जाएगा, इधरे छितरा जाएगा, ठीक। उसके बाद नीला आएगा, तो नीला भी कुछ दूर, उससे ज्यादा दूरी तक, लेकिन ये भी इधर ही छितरा जाएगा। फिर हरा, हरा भी इधर ही छितरा जाएगा, ऐसे करके पीला तक इधर ही छितरा जाता है। और जो हमारी आंखों तक पहुंचता है वो होता है लाल और नारंगी। तो लाल और नारंगी जो मिश्रित होता है तो वो अलग ही तरह का लाल। सूर्य एकदम लाल भी नहीं दिखता है, एकदम जो टहकार लाल होता है, जो गहरा लाल होता है, वैसा भी नहीं दिखता है। हल्का कैसा दिखेगा? ऑरेंज लाल, हल्का ऑरेंज लाल दिखता है ना। तो ऑरेंज और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, बहुत बड़ा, ज्यादा, तो वो पार्टिकल से कम टकराते हैं। वेवलेंथ चूंकि उनका बड़ा है ना, तो बड़ा है तो वो कम टकराएंगे, तो प्रकीर्णन क्या होगा इनका? कम। तो जिस रंग का प्रकीर्णन कम होता है वो अधिक दूरी तक जा सकते हैं। और जब सूर्य निकलता है तो क्षैतिज पर होता है, इस समय वायुमंडलीय दूरी क्या होती है? ज्यादा। और वही काम दोपहर में क्या होता है? ये हमारा पृथ्वी है ना, ये हमारा पृथ्वी, दोपहर के समय सूर्य जो है लंबवत हो जाता है, तो वायुमंडलीय दूरी क्या हो जाती है? कम। तो इस समय सूर्य का जो रोशनी है वो सफेद दिखता है, क्योंकि सातों रंग जो है आते हैं ठीक ठाक मात्रा में। तो जब सातों रंग आएंगे तो वो श्वेत दिखेगा। और जब बहुत लंबी दूरी तय करके आएगा तो क्या होगा? जो कम वेवलेंथ वाला जो लाइट है, जैसे बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला, हरा और पीला, ये सब इधर ही रह जाएगा, और जिसका सबसे बड़ा वेवलेंथ है वही दूरी तक जा पाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग सुबह के समय सूर्य को लाल देख पाते हैं, या सूर्यास्त के समय भी क्या होता है? सूर्यास्त के समय भी सूरज क्षैतिज पर चला आता है, तो इस समय भी वायुमंडलीय दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि सूर्य जो है उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, ठीक। तो एक सवाल का आपका जवाब मिल गया कि सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकीर्णन। क्या कारण है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि कम तरंग दैर्घ्य वाले जो लाइट हैं उनका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, वो रास्ते में ही भटक जाते हैं, उधर ही रह जाएंगे। और जिसका तरंग दैर्घ्य बड़ा है वो लंबी दूरी तक पहुंच पाता है। और चूंकि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो सूर्य की दूरी जो होती है ज्यादा होती है, क्षैतिज पर होता है, क्षितिज पर होता है, तो वायुमंडलीय दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो लाइट को ज्यादा डिस्टेंस को तय करते हुए आना पड़ता है, तो कम तरंग दैर्घ्य वाला जो रोशनी है उसका इतना ज्यादा प्रकीर्णन होगा कि वो इधर ही भटक जाएगा, और जो फाइनली हमारे आंखों तक पहुंचेगा वो रंग कौन सा है? लाल, लाल नारंगी, ठीक है, लाल नारंगी। तो उसको दोनों मिक्स करके उसको लाल ही बोलते हैं, वो लाइट रेड हो गया, लाइटली रेड। तो यही कारण है। अब हम आते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी कारण क्या है? प्रकीर्णन।
प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। थोड़ा सा है और 5 मिनट रुक जा, हो जाएगा, वीडियो को क्लिप निकल जाएगा। तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? देखो, जब वायुमंडल में प्रकाश पड़ेगा, देखो ये हमारी पृथ्वी और इसके वायुमंडल हो गया, इतना वायुमंडल हो गया, ठीक। अब देखो वायुमंडल में जो लाइट आएगा, जो लाइट पड़ेगा वायुमंडल में, तो बोलो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होगा? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? जिसका नहीं, प्रकीर्णन का मतलब क्या? बिखरेगा। लाल कम बिखरता है, बैगनी सबसे ज्यादा बिखरेगा ना, क्योंकि श्वेत रंग में 7 रंग है। जब वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसमें तो 7 रंग है, तो सबसे ज्यादा बिखरेगा कौन? बैगनी बिखरेगा ना, सबसे ज्यादा बिखरेगा बैगनी, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। उसके बाद बिखरेगा जामुनी, ठीक, उसके बाद बिखरेगा नीला। तो अब कहोगे कि सर जी बैगनी सबसे ज्यादा बिखरता है, तो बैगनी काहे नहीं दिखाई देता है, नीला काहे दिखाई देता है? तो हमारी आंखें जो है वो बैगनी रंग को उतना सुग्राहित तरीके से नहीं देख पाती है जितना कि नीला हम साफ साफ देख पाएंगे। और बैगनी जो रंग होता है वो कम मात्रा में होता है, श्वेत प्रकाश में देखना, इंद्रधनुष में भी बनेगा ना, कम ही दिखाई देगा। बाकी रंगों की जो पट्टी चौड़ाई होती है उसके मुकाबले में बैगनी रंग का जो चौड़ाई होता है वो कम ही होता है। तो बैगनी वैसे भी कम होता है और हमारी आंखें जो है बैगनी रंग को उतना ठीक से देख नहीं पाती है। तो बच गया 2 रंग, नीला और जामुनी मिक्स करके वो नीला बनता है। देखो आसमान एकदम प्योर नीला भी नहीं है, आसमान का रंग होता है आसमानी, पर हम उसको बोलते हैं आमतौर पर नीला। आसमान का रंग अलग है, नीला नहीं है, पूरी तरह से वो नीला नहीं है, जामुनी और नीला मिक्स होकर के बनता है आसमानी। तो आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है? वास्तव में आसमान का रंग नीला नहीं है, आसमान जो है उसका कोई अंत नहीं है। तो लाइट जाएगा लेकिन आएगा नहीं, तो लाइट आएगा नहीं तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा ना। कोई भी वस्तु पर जब लाइट पड़ता है और वापस नहीं आता है तो कैसा दिखाई देता है? काला। तो आसमान अनंत है, लाइट जाएगा लेकिन आएगा नहीं, तो आएगा नहीं तो फिर काला दिखाई देगा। लेकिन हम लोग को नीला क्यों दिख रहा है? हम लोग को नीला क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम लोग वायुमंडल के अंदर रहते हैं। तो वास्तव में वो आसमान नीला नहीं दिखाई दे रहा है, वायुमंडल में जो प्रकीर्णन हो रहा है ना इसका जामुनी और नीला रंग का, ये रंग हमें दिखाई दे रहा है। हम जैसे ही वायुमंडल से बाहर निकलेंगे ना, आकाश हमें काला दिखाई देने लगेगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। यह भी एक सवाल आता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे का रीजन यही है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, वहां पर प्रकाश का किसी तरह का प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश का परावर्तन भी नहीं हो पाता है जिसके कारण हम देख पाए कोई। तो प्रकाश जाता है पर वो आता नहीं है, और लौट कर जब आएगा नहीं तो वो काला ही दिखेगा। अगर चांद पर से भी हम आसमान देखेंगे तो काला दिखाई देगा, क्योंकि चांद पर वायुमंडल 9 के बराबर है, बहुत कम है, उतना पर्याप्त नहीं है। तो कुछ बातें जो है समझ में आ गई होगी कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये घटना एक ही है। कौन सा घटना? प्रकीर्णन। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका भी कारण क्या है? प्रकीर्णन। तारों की स्थिति वास्तविक स्थिति से आभासी दिखती है, इसका कारण क्या था? वायुमंडलीय अपवर्तन था इसका कारण ना। इसमें इसको ऐड नहीं कर दीजिएगा, ये अलग चीज है, अलग घटना है। तो ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। टिंडल प्रभाव समझ गए हम। चलिए अब हो गया, अब चालू कर दीजिए पंखा, सब बंद कर देते हैं। हो गया क्लिप, काम हो गया अपना।